नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमारे चारों ओर मौजूद है, यानी पदार्थ और उसकी अलग-अलग अवस्थाएं। कभी ये ख्याल आया है कि कैसे एक कठोर बर्फ का टुकड़ा बस कुछ ही मिनटों में बहते हुए पानी में बदल जाता है? देखने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही कमाल का विज्ञान काम कर रहा है। तो चलिए बिना देर किए पदार्थ के रूप बदलने और उसके रसायन विज्ञान के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। खैर, चलिए अब इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। हमारी आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक होता क्या है। जब कोई भी चीज अपना रूप बदल रही होती है तो उस वक्त अंदर ही अंदर असल में क्या चल रहा होता है। देखा जाए तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की भौतिक और रासायनिक हलचल पर शायद ही कभी हमारा ध्यान जाता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हम गलनांक के विज्ञान को समझेंगे, उसके बाद शुद्ध पदार्थों और मिश्रण के बीच का अंतर देखेंगे, फिर हम ठोस, तरल और गैस इन तीनों अवस्थाओं की बारीकियों और उनके व्यवहार पर एक-एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, गलनांक का विज्ञान। अगर सरल शब्दों में कहे तो किसी भी पदार्थ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट वो सटीक तापमान है जिस पर वो अपनी ठोस अवस्था से बाहर निकलकर एक तरल यानी लिक्विड में बदल जाता है। इसे कुछ इस तरह समझते हैं। मान लीजिए कि हम किसी ठोस चीज को गर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे उसे गर्मी मिलती है उसका तापमान लगातार बढ़ता रहता है, और ये तब तक बढ़ता है जब तक कि वो एक क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड या कह लीजिए एक अहम सीमा तक नहीं पहुंच जाता। बस इसी सीमा को हम गलनांक कहते हैं, और ठीक इसी पॉइंट पर आकर वो कठोर चीज पिघलकर लिक्विड बन जाती है। अब प्रकृति में कुछ आंकड़े कितने जादुई होते हैं, इसे 0 डिग्री सेल्सियस के उदाहरण से बहुत ही शानदार तरीके से समझा जा सकता है। ये एक नंबर असल में दोहरा बर्ताव करता है। एक तरफ देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक है, मतलब वो पॉइंट जहां तापमान के बढ़ने से ठोस बर्फ के अंदर मौजूद कणों के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इसे हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट भी कहा जाता है, जहां पानी इतना ठंडा हो जाता है कि उसके कण आपस में जुड़कर एक बहुत ही सख्त पैटर्न में बंध जाते हैं और वापस से ठोस बर्फ बन जाते हैं। है ना दिलचस्प? अब जरा बर्फ से पानी बनने के इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले चरण में ठोस बर्फ को गर्मी दी जाती है। फिर दूसरे चरण में जैसे ही ये अपने गलनांक तक पहुंचती है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। वो जो कणों के बीच के मजबूत बंधन थे ना, वो अब ढीले पड़ने लगते हैं, और अंत में तीसरे चरण तक आते आते ये पूरी तरह से एक तरल पदार्थ में बदल जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया इस बात पर टिकी है कि कोई भी पदार्थ गर्मी मिलने पर अंदर से कैसे प्रतिक्रिया देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी पदार्थ की शुद्धता के हिसाब से उसके पिघलने और उबलने के नियम कैसे बदल जाते हैं। यहां एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। जो एकदम शुद्ध पदार्थ होते हैं ना, उनके गलनांक और क्वथनांक यानी पिघलने और उबलने के तापमान बिल्कुल फिक्स होते हैं। ये प्रकृति का एक तय नियम है। लेकिन अगर किसी पदार्थ में 2-3 अलग-अलग चीजों का मिश्रण है तो फिर ये तापमान फिक्स नहीं रहता। मिश्रण में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, उसके हिसाब से उनका पिघलने और उबलने का पॉइंट बदलता रहता है। चलिए अब बात करते हैं पदार्थ की पहली और सबसे गहरी संरचना वाली अवस्था की, यानी ठोस। तो ठोस पदार्थों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यही कि वो एकदम स्थिर होते हैं, अपनी जगह पर टिके रहते हैं। पानी या तेल की तरह बहना इनके स्वभाव में नहीं है। ये हमेशा अपना आकार बनाए रखते हैं, उतनी ही जगह घेरते हैं, और हाँ, इन्हें काटा जा सकता है या नया आकार दिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतने कठोर क्यों होते हैं? इसका राज छिपा है इनके कणों में। ठोस पदार्थों के कण एक बहुत ही सख्त पैटर्न में एक दूसरे के साथ बेहद मजबूती से बंधे होते हैं। बस यही इनकी कठोरता की असली वजह है। किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने आसपास की दुनिया से जोड़ना। बर्फ, लकड़ी और कांच हमारे रोजमर्रा के जीवन के ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात को साबित करते हैं। हम आसानी से देख सकते हैं कि ये सारी चीजें ठोस के उन सख्त नियमों का कड़ाई से पालन करती हैं। लकड़ी को आप काट तो सकते हैं, लेकिन उसे पानी की तरह बहा बिल्कुल नहीं सकते। अब आते हैं हमारी दूसरी अवस्था पर, तरल यानी बहने वाले पदार्थ। आइए देखते हैं कि जब ठोस के वो कड़े नियम टूटते हैं तो क्या होता है।
तरल या लिक्विड पदार्थों की दुनिया ठोस से एकदम अलग है। ये बड़ी आसानी से बह सकते हैं, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह उंडेला जा सकता है, लेकिन इन्हें संभाल कर रखने के लिए किसी न किसी बर्तन की जरूरत जरूर पड़ती है। आप इन्हें ग्लास में डालिए या बाथटब में, ये उसी का आकार ले लेते हैं। लेकिन सबसे अहम बात, आकार चाहे कोई भी हो, इनका वॉल्यूम या आयतन हमेशा एक जैसा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके कणों के बीच की पकड़ ठोस की तरह मजबूत नहीं होती। इनके बंधन थोड़े ढीले और लचीले होते हैं, जिसकी वजह से ये कण एक दूसरे के ऊपर बड़ी आसानी से फिसल सकते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए पानी, दूध और चाय जैसे हमारे रोज के परिचित उदाहरणों को ही ले लीजिए। जब हम सुबह चाय पीते हैं या गिलास में पानी डालते हैं, तो असल में हम उन्हीं ढीले बंधे कणों को एक दूसरे पर फिसलते और आज़ादी से बहते हुए देख रहे होते हैं। और अब बात करते हैं पदार्थ की तीसरी और सबसे स्वतंत्र अवस्था की, गैस, जो कि अदृश्य है और पूरी तरह मुक्त है। गैसों के मामले में तो कणों को जैसे परम स्वतंत्रता मिली होती है। आमतौर पर गैसें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बहुत तेजी से बह सकती हैं। इनका अपना कोई फिक्स आकार नहीं होता। ये इतनी फैल सकती हैं कि किसी भी बड़े से बड़े बर्तन या कमरे को पूरी तरह से भर दें। और इनकी एक बहुत ही कमाल की खासियत होती है, इन्हें दबाकर या संपीड़ित करके बहुत ही छोटी सी जगह में भी फिट किया जा सकता है। अब ये सब कैसे मुमकिन है? क्योंकि गैस के कणों के बीच के बंधन बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, इतने कमजोर कि वो हर दिशा में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए आजाद होते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो पानी से उठने वाली भाप यानी जलवाष्प, गुब्बारों को हवा में उड़ाने वाली हीलियम और वो ऑक्सीजन जिसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते, ये सब गैसों के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे आसपास मौजूद ये अदृश्य पदार्थ बिना किसी बंदिश के हमारे वातावरण में कितनी आज़ादी के साथ मौजूद है। तो आज हमने ठोस की कठोरता, द्रवों के बहाव और गैसों की स्वतंत्रता को काफी करीब से समझा। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इन कणों को इन तीनों अवस्थाओं से भी आगे किसी बेहद ही चरम या एक्सट्रीम तापमान पर धकेल दिया जाए? क्या पदार्थ का कोई चौथा रूप भी है जो उभर कर सामने आ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें रसायन विज्ञान की और भी गहरी और रोमांचक दुनिया में झांकने के लिए प्रेरित करता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही सीखते रहिए और अपने अंदर की जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।